नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 022-2300-134। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। और गोल्ड में ट्रेड करने वाले लोगों के लिए यह खबर बेहद अहम है, इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए खबर बेहद अहम है, क्योंकि आज से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी सरकारी गोल्ड बॉन्ड की नई किस्त जारी हो गई है और 4 सितंबर तक आप गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। 1 ग्राम सोने की कीमत, 1 ग्राम का जो बॉन्ड लेंगे आप, उसकी कीमत 5,117 रुपए रखी गई है। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट भी मिलेगी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में कुछ डिटेल बातें आपको बता दें ताकि आपको ये आसानी हो समझने में कि अगर आप निवेश करेंगे तो आपके लिए किस तरह से आगे रिटर्न रहेगा या लॉक इन पीरियड रहेगा। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में 8 साल का मैच्योरिटी पीरियड है। हालांकि 5 साल के बाद इसे आप बेच भी सकते हैं और गोल्ड बॉन्ड में 2.5% का ईयरली ब्याज मिलता है। ये एक एडिशनल बेनिफिट है गोल्ड बॉन्ड का। और लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए गोल्ड बॉन्ड को अच्छा बताया जाता है। इसमें और बारीक बातें बताने के लिए, आप कैसे निवेश कर सकते हैं, क्यों आपको गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहिए, ये डिटेल बताने के लिए हमारे साथ बुलियन मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट भार्गव वैद्य साहब जुड़ रहे हैं इस वक्त फोन लाइन पर। भार्गव जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आपको जोड़ने का मकसद हमारा यही है कि आप गोल्ड बॉन्ड की लगातार वकालत करते हैं और आप कहते हैं कि गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहिए। अब नई किस्त आ गई है और अब चूंकि अब जो आप बताएंगे उसका इम्पैक्ट ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि अब आपको लोग सुनकर तुरंत खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी नई किस्त आई है और 4 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बताएं सर कि ताजा गोल्ड के माहौल को देखते हुए, प्राइस आउटलुक को देखते हुए, क्या गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहिए? देखिए, गोल्ड में निवेश करना जब भी हो तो ये एक बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन है। आज की तारीख में भी गोल्ड बॉन्ड कोई भी निवेश में एक रिटेल आदमी के लिए सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट गोल्ड बॉन्ड ही है। ये बॉन्ड जब प्लान किए थे उससे प्राइस थोड़ी नीचे आई है, तो भी ये गोल्ड में निवेश करने वालों को लॉस होने का चांस नहीं है, क्योंकि इसमें ब्याज भी मिलेगा। और ये एक, आप नॉर्मली कोई भी आदमी चेक से या डिजिटल ट्रांसफर ही करके इन्वेस्ट करेगा तो अच्छा होगा, क्योंकि 50 रुपया पर ग्राम जो आपका पैसा बचता है वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो उस हिसाब से अगर आपको गोल्ड कुछ समय के लिए, 5 साल के लिए ऐसा कुछ रखने वाले हैं, ये मीन्स आपको तुरंत उसकी ज्वेलरी नहीं बनानी है, तो गोल्ड बॉन्ड नहीं लेना चाहिए। अच्छा, आप कहें अगर तुरंत ज्वेलरी नहीं बनानी है, आप लंबे समय तक निवेश करके रख सकते हैं, तो आपको गोल्ड बॉन्ड लेना चाहिए। ये बात तो साफ हो गई। अब दूसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा भार्गव जी कि कैसे निवेश होता है गोल्ड बॉन्ड में, अगर आप आसान भाषा में बता पाएं, जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं और जो पहली बार गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, उनके लिए क्या तरीका होगा निवेश का, कैसे निवेश कर सकते हैं गोल्ड बॉन्ड, कैसे खरीद सकते हैं? नॉर्मली आप कोई भी बैंक के साथ जाइए, कोई सभी बैंकों को मार्केट करने के लिए कहा गया है, या जो शेयर बाजार में भी काम करते हैं उसमें किसी भी ब्रोकर से कहिए, तो ये आपके बॉन्ड आपको इश्यू करके देंगे। इसमें एडवांटेज रहता है अगर आप डीमैट अकाउंट में ले तो ट्रांसफरेबिलिटी उसकी खाली डीमैट अकाउंट में है। मगर अगर आज आप किसी का डीमैट अकाउंट नहीं है तो फिजिकल बॉन्ड ले सकते हैं अभी और बाद में उसका ट्रांसफर कर दें। अभी आज के जमाने में सभी का बैंक अकाउंट होना तो एकदम नॉर्मल है, तो बैंक के थ्रू लेना सबसे बढ़िया रहेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बैंक्स के थ्रू लेना सबसे बढ़िया रहेगा। अच्छा, एक चीज सर और बता दें कि मान लीजिए
किसी का अकाउंट किसी और बैंक में है और वो दूसरे बैंक में जाते हैं तो ले सकते हैं, या जिस बैंक में जा रहे हैं उसी बैंक का अकाउंट होना चाहिए? नॉर्मली कहीं भी से भी ले सकते हैं, मगर दूसरी बैंक में आप जब जाएंगे तो एक उसका नॉर्मल केवाईसी और जो उसका प्रोसीजर होता है वो करेंगे। तो आप किसी बैंक से भी ले सकते हैं, तो अपनी बैंक से पैसा वहां ट्रांसफर करिए और ले लीजिए, उसमें कोई इश्यू नहीं होगा और सब बैंक आपसे लेगी। मगर एक कहीं भी एक आज सभी जगह पे मैं कुछ भी चीज लेने जाओ या बेचने जाओ केवाईसी हो जाएगा, तो किसी बैंक में जाके करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी शेयर बाजार के ब्रोकर भी आपको कर देंगे। आपके तो चैनल पे इतने सारे बड़े बड़े ब्रोकर आते हैं, वो भी शायद हेल्प कर दें या अपनी उनकी डिटेल आपके एडवर्टाइज कर दे तो सबको मिल जाएगी कि भैया हम भी बेचने को तैयार है। सब लोग मार्केट करने के लिए रेडी है। हाँ, तो बहुत अच्छा, ठीक है। डीमेट अकाउंट होगा दो बातें तो सर आपने बेटर बताई है। और मैं ये डिटेल में आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ। जी जी, आप कह रहे हैं कि डीमेट अकाउंट हो तो बेटर है, ठीक है। बेटर है क्योंकि कि जिसका कोई अगर डीमेट अकाउंट है, आप ऑलरेडी ट्रेड करते हैं तो उसी अकाउंट में ले लीजिए, बेहतर होती है। ठीक बात है, बेहतर होती है, ट्रांसफरेबिलिटी इजी होती है। अगर आज भार्गव वैद्य है जिसका डीमेट अकाउंट नहीं है, तो बैंक से फिजिकल सर्टिफिकेट आज अप्लाई कर सकता है और बाद में डीमेट जब भी कराना है तो करा सकता है, वो भी अलाउड है। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं कि मान लीजिए किसी का डीमेट अकाउंट नहीं है और वो बैंक से जाकर लेते हैं, तो वो बॉन्ड अगर मैं खरीद रहा हूं तो बॉन्ड कहां दिखेगा? क्या फिजिकल फॉर्म में मुझे कोई फॉर्म मिलेगा या कहीं अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा? कहां दिखेगा कि हमने बॉन्ड खरीदा है? फिजिकल मिलेगा, फिजिकल सर्टिफिकेट मिलेगा। जो आप जैसे पुराने शेयर्स को हम डीमेट करा लिए थे, ऐसे कभी भी डीमेट करा सकते हैं। हाँ, तो फिर आपको वो रख भी सकते हैं, आपने 3 साल रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मिल जाएगा। अच्छा, ठीक बात है। अच्छा सर, एक चीज और, बैंक में लेने में और डीमेट अकाउंट के जरिए लेने में प्राइस का कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, आप किधर भी अगर पेमेंट का जो आपने एक जरिया बताया, तो पेमेंट का जरिया अगर वो ऑनलाइन पेमेंट है या चेक पेमेंट है, तो आपको 50 रुपया बच रहा है। वो तो सबको उसी तरह से कैश पे नहीं लेना चाहिए, चेक से ही लेना चाहिए, वो तो नॉर्मल है। अच्छा, ठीक है, ये बात हो गई। डिलीवरी जब लेनी होती है तो जब मान लीजिए अगर मैं बैंक से ही ले रहा हूं, सपोज कीजिए, क्योंकि जो मोस्टली जो आम निवेशक हैं या हो सकता है कि किसी का डीमेट अकाउंट ना हो और वो बैंक में जाकर लें, तो जब वो डिलीवरी लेने जाएंगे तो डिलीवरी लेने का क्या प्रोसीजर होता है? क्या मैं गोल्ड की डिलीवरी बैंक से ले सकता हूं या वहां बैंक में नहीं मिलेगा, बेचना होगा? क्या इसका तरीका है सर? ये आपको कभी भी ये चीज, इसका गोल्ड नहीं मिलने वाला है। आपको वो दिन का जो भाव होगा, जो होलसेल प्राइस होगा के हिसाब से जो जाहिर किया होगा, उस हिसाब से आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, तो आपको पूरा प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा। और ये टैक्स फ्री भी होगा। जो कैपिटल गेन है वो आज के जो कायदे हैं, अगर आपने बॉन्ड्स आपके नाम में लिए तो टैक्स फ्री रहेंगे। ठीक है, ओके। मतलब आप ये बात बिल्कुल समझ लें, अगर आप ये समझ रहे होंगे कि आपने गोल्ड बॉन्ड लिया और आपको ज्वेलरी बनानी होगी, उस समय आपको गोल्ड मिल जाएगा, तो गोल्ड नहीं मिलेगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कि मान लीजिए आपने 52,000 के भाव पर अभी गोल्ड बॉन्ड लिया और जब आप बेचने जा रहे हैं तब प्राइस 60,000 है, 65,000 है, तो आप बेचकर पैसा लें और उसी पैसे से जाके आप ज्वेलरी की दुकान पे खरीद लें। ये एक अच्छी बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है गोल्ड बॉन्ड के ऊपर। बहुत शुक्रिया भार्गव वैद्य साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड बॉन्ड के ऊपर डिटेल जानकारी हमारे दर्शकों को पहुंचाने के लिए। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि जीडीपी के आंकड़े आ गए हैं और आंकड़ों में क्या डिटेल जानकारी है ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जी बिजनेस के साथ लगातार बने रहें क्योंकि आपके पास तुरंत ताजा अपडेट आने वाला है कि किस तरह के आंकड़े आए हैं जीडीपी के और इन आंकड़ों के मायने क्या है, मतलब क्या है। क्योंकि देखिए अब आंकड़े आ गए हैं। अप्रैल जून जीडीपी दर -23.9%। जी हाँ, बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है जीडीपी का। इस पर हम भी और थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि क्या ये आंकड़े इस तरह से क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े प्रथम दृष्टया ये लग रहे हैं माइनस में, और माइनस में भी 23.9% का आंकड़ा अप्रैल जून तिमाही का। इस बात की संभावना बिल्कुल थी क्योंकि कोरोना काल में जो लॉकडाउन लगा दुनिया भर में और भारत में भी, उससे कारोबार पर, बिजनेस पर बड़ा निगेटिव इंपैक्ट पड़ा, लेकिन इतना ज्यादा निगेटिव असर पड़ेगा इसकी संभावना शायद नहीं थी। अभी हम देखते हैं कि और क्या डिटेल आ रहे हैं और हम आप तक एक एक डिटेल को पहुंचाएंगे। लेकिन जो पहला नंबर अभी हम देख पा रहे हैं अप्रैल जून तिमाही में
जीडीपी के आंकड़े -23.9%, चौंकाने वाले आंकड़े। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट वृंदा जागीरदार जुड़ चुकी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपका पहला रिएक्शन अप्रैल जून तिमाही के नंबर पर क्या होगा? -23.9% का आंकड़ा आया है मैम। से ज्यादा है, क्योंकि अबाउट 14-15% तक ही मार्केट का एक्सपेक्टेशन था। लेकिन हम एक बात ना भूलें कि अप्रैल जून में दैट वाज द वर्स्ट क्वार्टर, उसे कंप्लीट लॉकडाउन हुआ था और उस समय देखिए जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो कोई 30% तक पहुंच चुकी थी। तो इसीलिए ये जो है ये वर्स्ट पीरियड था। अगर वर्स्ट पीरियड में 23 आता है तो हम सोचे इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर में इसकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। लेकिन हाँ, दिस वाज द वर्स्ट पीरियड अप्रैल जून क्वार्टर। जी, तो आप ये कह रही है, ये बात तो ठीक है मैम, ये सबको मालूम था कि जीडीपी के नंबर में भारी गिरावट आएगी और आपने कहा कि 15-16% का अनुमान था, लेकिन उससे ज्यादा है। तो अब आप मैम ये बताएं कि ये बात ठीक है कि अप्रैल जून तिमाही सबसे खराब तिमाही रही होगी इकोनॉमी के लिए अब तक के उसमें इतिहास में। आगे कुछ रिवाइवल के संकेत आपको दिख रहे हैं या उस मोर्चे पर अभी बड़ी चुनौती बनी हुई है? देखिए, चुनौती तो बनी है, ये हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन रिवाइवल के चांसेस भी दिख रहे हैं। एक तो पहली बात, ये अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर ही देख लीजिए जो सीएमआई पुट आउट कर रहा है कि पहले उन्होंने कहा था ये 25-30% तक जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल था, अभी वो प्री कोविड लेवल्स तक आ गया है, 7-8% तक। यानी तो कहीं पर इम्प्रूव खुलने शुरू हो गए हैं और बहुत से इंडस्ट्रीज जो है वो खुल रहे हैं विद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कई इंडस्ट्रीज तो 80% कैपेसिटी पर भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये इम्प्रूवमेंट के साइन तो डेफिनेटली है। और अगर न्यू इंडस्ट्रीज में सेटअप हो जाते हैं, जैसे अनाउंसमेंट तो हम बहुत सुन रहे हैं, लेकिन अगर न्यू इंडस्ट्रीज में सेटअप हो जाते हैं और न्यू एक्टिविटी शुरू हो जाते हैं तब तो बहुत अच्छा होगा। एक जगह पे देखिए, एग्रीकल्चर हैज डन वेरी वेल और अभी फार्मर्स को ये छूट दे दी गई है कि दे कैन सेल टू द कंज्यूमर डायरेक्टली। तो फार्मर्स कोऑपरेटिव हैं, जो फार्मर्स एफओपीज, एफपीओ, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो ये खुल गए हैं खुद, तो ये भी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। और अभी जो लेबर जो लौट के गई है गांव में, नॉट ऑल ऑफ देम विल कम बैक। तो इसीलिए उनको वहां पर जॉब देने की जरूरत है। और जहां एग्रीकल्चर की सिचुएशन इम्प्रूव हुआ है, तो ये सब मिला के मुझे लगता है कि there will be definitely improvement going forward. Some sectors like for example travel, entertainment, aviation, वहाँ पर तो ये प्रॉब्लम बना रहेगा, लेकिन some other sectors वहाँ पर इम्प्रूवमेंट दिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस बात की उम्मीद है कि कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पर आगे हम इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आप मैम बने रहें हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर अरुण कुमार जुड़ रहे हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपका पहला कमेंट क्या होगा? जो अप्रैल जून तिमाही के जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो बेहद खराब हैं, -23.9%। आपका पहला रिएक्शन इस नंबर पर सर? देखिए, ये नंबर जो है वो असंगठित क्षेत्र को लेता नहीं है, क्योंकि क्वार्टरली जो डेटा होता है वो सिर्फ संगठित क्षेत्र के ही आंकड़े होते हैं और असंगठित क्षेत्र पे बहुत भारी असर पड़ा था। अगर हम कृषि को छोड़ दें तो मेरा मानना है कि ये अभी सही आंकड़े नहीं है। गिरावट कम से कम 40-45% रही थी अप्रैल मई जून में, और अभी भी मेरा मानना है कि जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है वहाँ पे 60% की पे ऑपरेट कर रहा है और एयरलाइंस इंडस्ट्री महज 25% पे ऑपरेट कर रही है। तो अब ये रिवाइज होंगे, क्योंकि आंकड़े अक्सर जो क्वार्टरली आंकड़े हैं वो बार बार रिवाइज होते हैं। तो जब ये फाइनल आंकड़े आएंगे तो मुझे लगता है ये 40-45% की गिरावट दिखाई पड़ेगी अप्रैल मई जून में। और जहाँ तक रिकवरी का सवाल है, थोड़ा बहुत रिकवरी हुआ जून में, लेकिन फिर जुलाई अगस्त में क्योंकि जगह जगह लॉकडाउन हो गया तो उससे इंडस्ट्री रिपोर्ट कर रही है कि सप्लाई बॉटलनेक फिर से क्रिएट हो गए थे और इसलिए रिकवरी जो थोड़ी बहुत जून में हुई थी वो थोड़ा कम हो गई। तो अभी अनसर्टेन है कि ये सेकेंड क्वार्टर में क्या होने वाला है। अभी जैसे कि आरबीआई ने भी कहा कि अभी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या रेट ऑफ ग्रोथ रहेगा अर्थव्यवस्था में, क्योंकि बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी बनी है। इस समय कोविड केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इंडिया सबसे ऊपर पहुंच गया है, अमेरिका ब्राजील से भी ऊपर पहुंच गया है, और सेकंड राउंड जो होता है अटैक उसमें ज्यादा परेशानी आती है। तो सेकंड राउंड अटैक अक्टूबर नवंबर से शुरू हो जाएगा। तो अभी तो फर्स्ट राउंड पे ही हम नहीं पार पाए हैं, तो सेकंड राउंड में देखना है क्या होगा। इसमें बहुत ही अनिश्चितता का दौर बना हुआ है और अभी कह नहीं सकते कि अर्थव्यवस्था में
इस क्वार्टर में अब जो चल रहा है उसमें क्या होगा और अगले क्वार्टर में कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो अनिश्चितता का दौर अभी बना हुआ है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अनिश्चितता का दौर अभी बना हुआ, ये बात ठीक है, लेकिन जिस क्वार्टर के अभी आंकड़े आए हैं अप्रैल जून क्वार्टर के, उस दौरान हम सर लॉकडाउन में थे कंप्लीटली। अब लेकिन चीजें धीरे धीरे खुल रही हैं। ये अलग बात है कि वो स्टेगर्ड मैनर में है और अब तो अनलॉक 4 की भी शुरुआत हो रही है कल से। तो आपके हिसाब से अब कौन कौन से ऐसे सेक्टर होंगे, जो बात अभी वृंदा जी ने कही कि एग्रीकल्चर अच्छा कर रहा है, तो आपके हिसाब से अब जो अगली तिमाही के नंबर जब आएंगे तो उसमें आपके हिसाब से सबसे ज्यादा पिकअप तेजी से कौन सा सेक्टर कर सकता है और उसका क्या इम्पैक्ट होगा या हो सकता है ओवरऑल जीडीपी के आंकड़ों पर? देखिए, ऑलरेडी इस जो तिमाही के आंकड़े आए हैं उसमें एफएमसीजी अच्छा किया होगा, आईटी सेक्टर ने अच्छा किया होगा और जो फार्मा सेक्टर वो अच्छा किया होगा। वो तो करीब करीब मुझे लगता है 90% 100% कैपेसिटी पे आ गए होंगे। लेकिन बहुत सारे सेक्टर हैं, खासकर सर्विसेज में, जहाँ पे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जरूरी होता है तो वहाँ पे जो इतना खुलना आसान नहीं होता है। जैसे कि आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्टेशन में असर होगा। रेलवेज में जहाँ 13,000 पैसेंजर गाड़ियाँ हर दिन चलती हैं, महज 800-900 गाड़ियाँ चल रही हैं। तो कुल मिला के जहाँ की जो पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो सेक्टर अभी ठीक से नहीं खुल पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉब्लम रहेगी और उसमें कैपेसिटी रीडिफाइन होगी। जैसे कि अगर डीटीसी बसें आप देखें तो जहाँ वो 50 लोग ले जाते थे अब महज 15-17 लोग ही ले जाते हैं, क्योंकि अभी आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। तो सर्विसेज सेक्टर में जो है ओपनिंग अप वो थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा। मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ पे कि 5-5 लोग काम करते हैं वहाँ पे जरा मुश्किल होगा। कृषि में तो खुल ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो तो खुले नहीं होता है। तो कृषि पर क्या है कि वो हमारे जो जीडीपी का महज 14% है। तो जीडीपी का रिवाइवल जो सिर्फ कृषि पे नहीं आधारित होगा, वो सर्विसेज पे आधारित होगा। देखना होगा कि हम सर्विसेज सेक्टर में किस प्रकार से ऑपरेट कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि अभी तो जब संगठित क्षेत्र के आंकड़े पूरे आएंगे और वो साल भर लगता है उनको आने में, तो इस तिमाही के जो आंकड़े हैं वो कम से कम -40% के आसपास रहेंगे। और आगे आने वाले समय भी देखना है कि सर्विसेज सेक्टर में रिवाइवल कैसे होगा, क्योंकि वो जीडीपी का 45% उत्पादन करता है, जिसमें कृषि का हिस्सा 14% है और 31% नॉन एग्रीकल्चर का है। उस 31% को देखना पड़ेगा कि वहां पे कैसे रिवाइवल होता है और कितना रिवाइवल होता है। ठीक बात है। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इस बीच में आपको एक आंकड़ा बताने जा रहा हूं, जो आंकड़ा अपने आप में आप कह सकते हैं कि मतलब अंधेरों के बीच में एक चिराग दिखता है। वो चिराग है एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर। जब सारे सेक्टर माइनस में, और माइनस में भी मतलब भयानक माइनस में, आप देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग के जो आंकड़े आए हैं वो -39% है। जो रोड कंस्ट्रक्शन के आंकड़े आए हैं जो वो भी बहुत ज्यादा खराब हैं। अप्रैल जून में जो कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ है वो 5.2 से घटकर -50.3% पर पहुंच गई है। लेकिन इन सब के बीच एग्रीकल्चर की ग्रोथ बढ़ी है और ये 3.4% के आसपास है। तो उम्मीद जगती है खेती से, खेती के मोर्चे पर, जो हमारी इकोनॉमी की एक रीढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि जो हमारी ग्रामीण इकोनॉमी है वो बहुत हद तक खेती पर निर्भर है। लेकिन मैं वृंदा जी, मैं आपके पास एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि ये जो माइनस में 50% कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ -39%, आपको लगता है कि जिस रफ्तार से ये नीचे आया है और अब जब चीजें खुल जाएंगी तो एक हम सडन जंप भी देखेंगे? क्योंकि ये कोई ऐसी नहीं कि मंदी की वजह से नहीं है, ये सारी चीजें बंद थी इसलिए ग्रोथ नहीं है, लेकिन खुलेंगी तो अचानक ग्रोथ भी तो आ सकता है। मैं एक आम एक व्यूअर के नाते ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अच्छा लगता है वृंदा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। प्रोफेसर अरुण कुमार जी, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं सर कि अब जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े उस दौर के हैं जब चीजें पूरी तरह से बंद थी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो। लेकिन अब जब ये धीरे धीरे खुलेंगी, ये बात ठीक है कि नॉर्मल होने में थोड़ा लंबा वक्त लगेगा, लेकिन जब चीजें खुलेंगी तो एक हम सडन जंप भी देखेंगे। इस बात की उम्मीद हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? प्रोफेसर, अच्छा लगता है हमारा संपर्क टूट गया है प्रोफेसर। हाँ, तो चलिए अभी कुछ और डिटेल आ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। अलग अलग सेक्टर की जो ग्रोथ है उसके आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद जीडीपी के इतिहास में बेहद खराब तिमाही ये साबित हो रही है और इस बात की संभावना थी, आशंका बिल्कुल थी।
कि इतनी कम ग्रोथ होगी, क्योंकि सारी चीज़ें बंद थी और उसका बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट होना ही था, और उसी लाइन पर ये आंकड़े आए हैं। वृंदा जागीरदार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो आंकड़े आए हैं ये उस दौर के आंकड़े हैं जब सारी चीजें बंद थी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम हो, ये सारी चीजें बंद थी, उस दौर के आंकड़े हैं ये। लेकिन अब ये चीजें अगर धीरे धीरे खुल रही हैं तो जिस रफ्तार से ये नीचे आया है, क्या ऊपर जाने की रफ्तार भी यही होगी या ऊपर जाने की रफ्तार बहुत धीमी होगी? मैंने यही तो कहा था कि दिस इज अ वर्स्ट क्वार्टर। तो इस समय कंप्लीट लॉकडाउन था और इतनी अनसर्टनिटी थी, पूरा सभी जो इंडस्ट्रीज हो, लेबर हो, सभी और हेल्थ में, तो इसलिए बहुत अनसर्टनिटी था। इसलिए यहाँ से जो दिस इज अ वर्स्ट, अभी ये लोएस्ट पॉइंट है, अभी यहाँ से सिर्फ ऊपर ही जाएगा इकोनॉमी। लेकिन आप कितनी तेजी से जाएगा? विल इट बी अ वी शेप्ड रिकवरी? नो, इट विल बी अ स्लो रिकवरी, इट विल बी अ ग्रेजुअल रिकवरी, क्योंकि धीरे धीरे ही खुल रहा है। देखिए लॉकडाउन में, देखिए फेजेस में ही खुल रहे हैं, तो लॉकडाउन में फेजेस में ही खुल रहा है, तो इसलिए जो अपटेक होगा वो भी धीरे धीरे ही होगा। और कहीं कहीं तो रिलैप्स भी हो रहा है, कोविड के केसेस बढ़ भी रहे हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी ग्लोबली में। तो इसीलिए ये जो है इकोनॉमी यहाँ से तो बढ़ेगा ही, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन किस रफ्तार से बढ़ेगा वो प्रोबेबली डिबेटेबल। लेकिन मैं सोचती हूँ कि उसका जो अभी पिकअप है वो थोड़ा स्लो होगा, जो अपटेक है वो थोड़ा इकोनॉमी का स्लो ही होगा यहाँ से, लेकिन नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि दिस आई थिंक इज द लोएस्ट पॉइंट। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अब ये वर्स्ट इज ओवर, मतलब इससे और नीचे नहीं जाएगा और ये सबसे खराब था, और अब मार्केट या अब जो आंकड़े हैं जीडीपी के, जो इकोनॉमी की रफ्तार है, अब यहाँ से वो धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी ही हम देख पाएंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन मैम, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि अभी कोरोना को लेकर के हालात काबू में नहीं है, दुनिया भर में आंकड़े बढ़ रहे हैं, भारत में भी बहुत तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल सिचुएशन होने में या फिर कहें कि जो जितनी गिरावट आई है उसकी पूरी रिकवरी में आपके हिसाब से कितना लंबा वक्त लग सकता है? डेफिनेटली नेक्स्ट 3 to 4 क्वार्टर, थोड़ा समय तो बिल्कुल ही लग सकता है, क्योंकि देखिए एक वैक्सीन अभी आया नहीं है, तो इसीलिए केसेस बढ़ भी रहे हैं। लेकिन इंडिया का एक पॉजिटिव जो न्यूज है कि जो रिकवरी रेट है वो भी इससे ज्यादा, ग्लोबली ज्यादा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट है ग्लोबल में। तो और इसलिए जो हमारी जो डिक्लाइन हुआ है, जो जीडीपी का जो अभी डिक्लाइन देख रहे हैं, ये भी कंपेयर टू अदर कंट्रीज ये भी थोड़ा बेटर है। तो इसीलिए सिचुएशन बहुत अनसर्टन है, कोविड का भी सिचुएशन का भी कोई संभाव नहीं, कुछ वो भी फाइनल नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, तो इसलिए इसमें तो समय लगेगा। और मुझे लगता है कि एक साल तो नेक्स्ट ईयर भी शायद हम देखें, जब अप्रैल नेक्स्ट ईयर, मार्च 21 में जब हमारा डेटा आएगा, तब भी डेटा बहुत वीक होगा, शायद नेगेटिव भी हो सकता है तब तक। लेकिन उसके बाद से, यानी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर, उससे हम इम्प्रूव, उसके बाद से हम सस्टेन्ड ग्रोथ पाथ पर रहेंगे। ये आपने एक उम्मीद जगाने वाली बात कही है कि नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ, मतलब नेक्स्ट ईयर की पहली तिमाही से रिकवरी हम देख पाएंगे, ये एक अच्छी बात होगी। लेकिन अभी के आंकड़े निश्चित तौर पर बहुत निराशाजनक हैं, चिंताजनक हैं।